हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इतिहास के बारे में, कुछ जान लेते हैं। इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा हमारा रहता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा हमारा रहता है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारत के इतिहास पे हमारी क्लास, प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में देखिए, एक तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि कौन सा प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा आदि ऐतिहासिक काल है, कौन सा ऐतिहासिक काल है। बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं वो यूट्यूब पे, लेकिन इन चीज़ों को वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि कौन सा प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा आदि ऐतिहासिक काल है और कौन सा ऐतिहासिक काल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ये पाषाण काल भी हम इसे कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में जैसे हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, और ऐतिहासिक काल वैदिक से आगे का जो काल है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि जो लिखा हुआ हो। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ हमें नहीं मिला है, केवल चित्रकारी की गई है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इससे संबंधित जो हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उनको ना पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लिखा जो गया है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो कि वैदिक सभ्यता से आगे की बात करते हैं, आर्य काल से संबंधित, जिसको हम आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही है। और इसमें हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी पाए हैं। जैसे कि ऋग्वेद हो गया, आपने देखा होगा कि वैदिक काल से संबंधित 4 जो है, जैसे ऋग्वेदिक है और सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ये ग्रंथ हमें मिले हैं। 1820 में जर्गिनस जो है थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा था। यानी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में, आदि ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग में, और उसके बाद ये वैदिक काल के आगे के यानी ऐतिहासिक काल को लौह युग में। इन 3 कालखंडों में बांटा गया था 1820 में जर्गेनस थॉमसन के द्वारा इन्हें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया गया था। पाषाण यानी पत्थर का काल, तो सिर्फ पत्थरों का उपयोग था, इसलिए इसे पाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद है लौह युग, यानी उसके बाद लौह की खोज हो चुकी थी और लोहे का उपयोग किया जाने लगा था। इसके बाद हम देख लेते हैं, जो हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आगे इसी प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का समय की अगर हम बात करें तो ये 25 लाख BC से 10,000 BC तक का समय माना गया है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, इसका समय माना गया है 10,000 BC से 4,000 BC तक का। और उसके बाद है नव पाषाण काल, जिसका समय माना गया है 4,000 BC से 1,000 BC तक का। कई जगह आप देखेंगे कि नव पाषाण काल का समय भी 4,000 BC से 10,000 BC से 1,000 BC तक का माना गया है। वो इसलिए क्योंकि कई जगह पर, जब जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि गाँव में जो है जो सुविधाएं हैं उससे कहीं बेहतर की सुविधाएं बड़े शहरों में है। यानी जो समय गाँव में अभी नहीं आया है वो समय शहरों में आ चुका है। वैसे यहाँ पे था कि मध्य पाषाण काल में कई जगह ऐसी थी जहाँ पे कि नव पाषाण जैसी सुविधाएं आ गई थी। तो यानी 10,000 में ही, 10,000 ईसा पूर्व ही नव पाषाण काल की जो है सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध थी। बाकी लगभग आपको यही सारी चीजें मिलेगी। अब देख लेते हैं इनके लक्षण। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, एक तो आखेटक, यानी किस पे निर्भर थे, शिकार पे। आखेटक का मतलब होता है शिकार। दूसरा खाद्य संग्राहक,
यानी पूरा पाषाण के समय जो मानव था वो शिकार पे पूरी तरह से निर्भर था, शिकार करता था, उसका संग्रह करता था। और जब मध्य पाषाण काल आया तो उस समय आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और प्रथम पशु जिसे पाला गया था मानव के द्वारा वो था कुत्ता। यानी मध्य पाषाण काल में मानव जो है वो शिकार भी करता था, खाद्य संग्राहक भी करता था और उसमें पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी। और जो प्रथम पशु जिसे पाला गया था वो था कुत्ता। ये शिकार के भी काम में आता था जो है, और जो है वफादार जो कुत्ता जिसे हम कहते हैं वो रखवाली के भी काम में आता था। उसके बाद में है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था और कृषि और पशुपालन। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि प्रथम पशु कौन सा था, कुत्ता था, लेकिन नवपाषाण तक आते आते गाय का, भैंस का, इन सब का जो है पशुपालन करना आरंभ कर दिया गया था। औजार की अगर हम बात करें कि कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता था, तो अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल में तो इसमें क्वार्टजाइट, शल्क, ब्लेड आदि यानी पत्थरों से बने हुए जो औजार है उनका, और जैसे इसमें बताया गया कि आखेटक यानी शिकार किया जाता था। तो अगर शिकार करते हैं तो पशुओं को मारेंगे तो मांस मनुष्य खा रहा है, लेकिन हड्डियों के द्वारा जो है औजार बनाए जा रहे हैं तो उन्हें ही कहा जाता है ना, जैसे क्वार्टजाइट जो शल्क हैं ये हड्डियों के द्वारा बनाए हुए औजार थे। उसके बाद है माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर। अब पत्थरों को जो है छील के उनके द्वारा पतले पतले जो है हथियार बनाए जाते थे, इन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ, जिन्हें सूक्ष्म पत्थर कहा जाता है। लेकिन अगर हम नवपाषाण की बात करें तो वहाँ स्लेट के बने हुए औजारों का उपयोग किया जाता था। तो एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आदिऐतिहासिक काल जिसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ऐतिहासिक काल वैदिक से आगे का समय है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखी हुई जो है हमें वस्तु नहीं मिली है। उसके बाद आदिऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता में हमें लिखी हुई वस्तुएं मिली है, लेकिन उनमें जो लिखी हुई लिपि हमें मिली है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल में जिसे हमें लिखा हुआ भी मिला और उसे हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। और 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांट दिया है, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में। अगला देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी पाषाण काल को 3 भागों में आगे बांटा गया है। इसका समय 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है। मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का है और नवपाषाण काल का 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का है। इसमें लक्षण इसकी बात करें तो यहाँ पे आखेटक यानी शिकार किया जाता था और खाद्य संग्राहक। और मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और प्रथम पशु, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस पशु को जो है पशुपालन की जब शुरुआत हुई किस पशु को पाला गया था, तो वो था कुत्ता। और नवपाषाण काल में स्थायी निवास का प्रारंभ हो चुका था, कृषि का प्रारंभ हो चुका था और पशुपालन का पूरी रूप से जो है प्रारंभ हो चुका था। औजार की हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, शल्क और ब्लेड आदि से, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थरों के द्वारा हथियार बनाए जाते थे और नवपाषाण काल में स्लेट के बने हुए औजारों का प्रयोग किया जाता था। आगे हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्थल है इनसे संबंधित, पूरा पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से और नवपाषाण काल से संबंधित। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल देख लेते हैं। हथनोरा और अतिरपक्कम से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य, यानी हथनोरा ये कहाँ पे है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश के हथनोरा से, और अतिरपक्कम ये है तमिलनाडु में। यहाँ से हमें मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भीमबेटका से, भीमबेटका कहाँ पे है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और मिर्जापुर ये है यूपी में। यहाँ से हमें तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं बागोर राजस्थान से और आजमगढ़ एमपी से पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है। उसके बाद है चौपानी मांडो यूपी से हमें मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, यानी बागोर और आजमगढ़ से तो हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और चौपानी मांडो यूपी से हमें मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि मनुष्य जो है शिकार कर रहा है और शिकार करने के बाद इस टाइम तक क्या हो गया था, अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था। इससे पहले मनुष्य अग्नि का खोज तो कर चुका था लेकिन अग्नि के प्रयोग को नहीं सीखा था। आपने देखा कि अग्नि की खोज हो चुकी थी लेकिन अग्नि का प्रयोग करना वो कहाँ पे सीखा था, मध्य पाषाण काल में। जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि की खोज सीख चुका था, प्रयोग नहीं कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, कच्चे मांस का ही सेवन कर रहा था। लेकिन मध्य पाषाण तक आते आते उसने जो है मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। अब इससे क्या हुआ, मांस को पका रहा है, रख रहा है, रखने के लिए कोई बर्तनों का भी उपयोग कर रहा है, तो मिट्टी के अगर वो बर्तन बना रहा है तो वो ही मृद भांड के साक्ष्य हमें
मध्य पाषाण काल से संबंधित चौपानी मांडो यूपी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नव पाषाण काल से। तो नव पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए ये हम देख लेते हैं। पहला है बुर्ज होम कश्मीर से, यहाँ से हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी बुर्ज होम कश्मीर से हमें गर्त आवास यानी गड्ढे में बनाए जाने वाले घर, गड्ढा खोदकर जो घर बनाए जाते हैं। और दूसरा साक्ष्य मिला है कब्र में जो है मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। उसके बाद है गुफा कराल, ये भी कश्मीर से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है लहुरा देव, जहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए लहुरा देव से पहले अगर बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा मेहरगढ़। लेकिन प्राचीनतम खोजों के अनुसार हम बात करें, उसके बाद जब फिर से खोज हुई है तो लहुरा देव में मेहरगढ़ से भी पुराने चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे 7000 ईसा पूर्व तक के चावल के साक्ष्य, 7000 ईसा पूर्व तक के। लेकिन लहुरा देव से हमें मिले हैं 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के, उससे भी पुराने साक्ष्य हमें मिले हैं। अगर क्वेश्चन में लहुरा देव आता है तो आप इसका आंसर लहुरा देव लगाएंगे, अगर लहुरा देव आपके आंसर में नहीं है तो आप इसका आंसर मेहरगढ़ करेंगे। और नवपाषाण काल तक आते आते पहिए की खोज हो चुकी थी, कृषि और समाज जो है समाज का भी निर्माण तब तक हो चुका था। तो ये चीजें यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी में। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही से आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप बताइए कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में या नर्मदा घाटी में? कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान से। हथनोरा नामक स्थान से हमें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसकी खोज की गई थी एक पुरातत्वविद थे अरुण सोनकिया के द्वारा। पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा इनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है लहुरा देव से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से या ऑप्शन डी बालाकोट से। सही आंसर बताइए शाबाश। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन में लहुरा देव है तो आप इसका आंसर लहुरा देव करेंगे। लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व से आप इसको ऐसे लिखेंगे 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक के, ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण हमें कब से मिलने शुरू हुए थे? तो पशुपालन के प्रमाण हमें मिलने शुरू हुए थे मध्य पाषाण काल से। लेकिन कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, लखनिया से, मेहरगढ़ से, बागोर से या बोरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बागोर से। हमने बात की थी कि एक तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, और दूसरा राजस्थान के बागोर से जो है राजस्थान के बागोर से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है?
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है नव पाषाण युग को, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण युग को, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग को, या ऑप्शन डी लो युग को। तो सही आंसर, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, कोटदीजी से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, या पंचमढ़ी से। तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे है, अभी ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कौन सी जगह पे, पाकिस्तान की बलूचिस्तान पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हमें बताना है कि नवदा टोली किस लिए कहाँ पे अवस्थित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवदा टोली जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है, नवदा टोली, और ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी एच.डी. सांकलिया के द्वारा। एच.डी. सांकलिया के द्वारा। ये सारी चीजें आपको अलग अलग से याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि नवदा टोली की खोज किसके द्वारा की गई थी, एच.डी. सांकलिया के द्वारा। उसके बाद में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कोलडीवा से, ऑप्शन बी है संगनकल्लू से, ऑप्शन सी है बुधिहाल से, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी से। बताइए शाबाश, राग का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि राग का टीला जहां से हमें प्राप्त हुआ है वो एक नव पाषाणिक स्थल है। तो ये हमें प्राप्त हुआ है कर्नाटक के मैसूर जिले के बेल्लारी जनपद से। और बेल्लारी जनपद में कहां से, संगनकल्लू से। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी संगनकल्लू से राग का टीला हमें प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। स्टार लगा सकते हैं आप इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन बी है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन सी है खनिजों के लिए, या ऑप्शन डी सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। शुरू में ही हमने बात की थी कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित किस काल से संबंधित है ये, प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, सिर्फ जो है चित्रों से ही हम इसका पता लगा सकते हैं। और भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्रों का उपयोग किया गया है और यहाँ से आपको 133 चित्र जो है हमें प्राप्त हुए हैं, 133 चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ये भी आप नोट कर लीजिए।
रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से हमें हिरन के, सांभर के, बाघ के, इन सब के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस शिला सिरे से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आदमगढ़ से, ऑप्शन बी है भीमबेटका से, ऑप्शन सी है सिंगरौली से, या ऑप्शन डी अमरावती से। ये तो हमने देख लिया था कि जो है चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो है सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुए ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप हमें बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमबेटका से ही मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और अभी हमने बात की थी कि टोटल 133 चित्र जो है हमें वहां से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान में प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का तो आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही हमने देख लिया था कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है बुर्जहोम से, ऑप्शन सी है भीमबेटका से, या ऑप्शन डी मॉस्की से। तो शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि कश्मीर के श्रीनगर के निकट जो है बुर्जहोम से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मानव के साथ कुत्ते के कंकाल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर में बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। ऑप्शन देख लीजिए, बुर्जहोम से, संगनकल्लू से, ब्रह्मगिरी से, या बुधिहाल से। तो गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। गर्त आवास यानी गड्ढों में आवास, गड्ढे खोदकर वहां पे आवास किया जाता था, रहने का स्थान जो है बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिला सिरे से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र के किस शिला सिरे से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप हमें बताइए कि विंध्य क्षेत्र के किस शिला सिरे से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, मोरहना पहाड़ से, ऑप्शन बी है घगरिया से, ऑप्शन सी है बगईखोर से, या ऑप्शन डी लेखिया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है एक, डॉक्टर जे.एन. पांडे। जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, और उसी पुस्तक के अनुसार जो हमें पता चलता है कि लेखैया से मानव कंकाल के जो 17 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विंध्य क्षेत्र के लेखैया से मानव कंकाल के 17 मानव कंकाल, इसको भी आप नोट कर लीजिए, 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, वहीं से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन देख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय का, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय का, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, ये हमें बताना है। पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों की जब खुदाई की जाती है तो उससे हम पुराने समय की हमारी किस तरह की हमारी संस्कृति रही है, इस चीज़ों का हमें पता चलता है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आएगा? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ ये नहीं है कि हमें पढ़ने के बाद ही हम उसका आंसर कर पाएंगे, कॉमन सेंस के द्वारा भी हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आप सही आंसर बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर को, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल को, या ऑप्शन डी जेम्स प्रिसेप को। सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का।
तो एक ब्रिटिश सेना अधिकारी को बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को तैनात किया गया था। जिसकी देखरेख में ये सारा जो कार्य है पुरातात्विक खुदाई का चल रहा था, कार्य को तैनात किया गया था। और इनका नाम क्या था? इन्हीं का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है भोपाल में या ऑप्शन डी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप देंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पहले ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर लगा के आएंगे नई दिल्ली में, और वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? और अभी इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो प्राचीन भारत से संबंधित जो प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी वो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर एक बार में आपको सही से कवर नहीं होता है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार जो है देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।